मेरा नाम राशिद है और जेहलम के करीबी इलाके से ताल्लुक़ है। उम्र इस वक्त 23 साल है। एक मतवस्त ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। यही वजह है कि एक मज़बूत सडूल जिस्म का मालिक हूँ और 6 फुट के करीब कद है। रंगत भी निखरी हुई साफ़ है, यानी कि एक वजीहा खूबसूरत इंसान में जो खूबियाँ होती हैं वो सब मुझ में मौजूद हैं। आज से कोई 6 बरस पहले की बात है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी कि मेरी बीवी के खालू का इंतकाल हो गया, तो मुझे और मेरी बीवी को मातमदारी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। दिसंबर की सख्त सर्दी के दिन थे और उन दिनों धुंध भी बहुत पड़ रही थी। शाम का वक्त था जब हम वहां पहुंचे। मैयत घर में ही रखी थी। मर्दों के बैठने का एक तरफ इंतज़ाम था, जबकि तमाम औरतें मैयत के गिर्द ही इकट्ठी थी, जो कि बैन किए जा रही थी। तमाम माहौल वैसा ही था जैसे एक आम मैयत वाले घर का होता है। मैं भी एक तरफ चटाई पर आलती पालती मारे बैठा था कि इतने में एक छोटा सा बच्चा आया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा कि आपको अगर खाना खाना है तो मेरे साथ चले। भूख ज़ोरों की लगी हुई थी। मैं उठ के साथ हो लिया। पड़ोस के ही घर में खाने का इंतज़ाम किया गया था। खाना खा चुकने के बाद मैं वापस आया तो देखा मेरी बीवी मुझे तलाश कर रही थी। मैंने जाकर उससे पूछा तो उसने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा है और रात भी बहुत लंबी है, आप मेरे साथ आएं, मैं कहीं आपको चारपाई लगा देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। मैंने पहले तो उसे मना कर दिया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। फिर ये सोचकर आखिर कब तक जाग सकूँगा, मैं उसके साथ हो लिया। हम जिस कमरे में भी जा रहे थे सब के सब सोने वालों से भरे हुए थे। आखिर हम सब से आखिर वाले एक कमरे में पहुंचे तो देखा वहां भी एक छोटी सी चारपाई पर 3-4 बच्चे पड़े सो रहे थे। वहां किसी और चारपाई के रखने की गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि वो एक छोटा सा कमरा था जिसे देहातों में अक्सर लोग स्टोर रूम या फिर संदूक वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ भी संदूक वगैरह ही पड़े हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं इन बच्चों के साथ ही सिमट कर सो जाता हूँ। मेरी बीवी ने कहा आप इधर ही ठहरें, अगर कहीं और जगह ना मिली तो फिर इधर ही सो लेना। ये कहकर वो दूसरी जगह ढूंढने चली गई, जबकि मैंने जूते वगैरह उतार के बच्चों के साथ ही लिहाफ के अंदर हो लिया। थोड़ी ही देर में मेरी बीवी बताने आई कि और कोई जगह नहीं, इधर ही गुजारा करना पड़ेगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा सबको सुलाती रहोगी, खुद का सोने का इरादा नहीं है क्या? हाँ, मैं भी देखती हूँ कहाँ जगह मिलती है, उसने बाजू छुड़ाते हुए कहा। तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए होंठों पर बोसा देकर कहा जाने मन इधर ही सो जाना, दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है। उसने भी मेरे बोसे का भरपूर अंदाज से जवाब देते हुए कहा हाँ आप फिक्र ना करें, इधर ही आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ा काम निपटा लूँ। साथ ही कान में सरगोशी करते हुए कहा कि होश करें, दरवाजे के करीब ही साइमा भी खड़ी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो साइमा दरवाजे में ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और लिहाफ को फ़ौरन मुंह पर डाल दिया। साइमा मेरी बीवी की दूसरी खाला की बेटी है। 15 साल उम्र है, लेकिन जिस्म की बनावट और कद काठ से 20 साल की लगती है। साफ शफाफ रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सच में कुदरत का शाहकार। उसकी तमाम कज़न्स में सबसे ज़्यादा मेरी बीवी से बनती थी और मेरी बीवी उसकी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। इसलिए उसे जब कभी कहीं भी मौका मिलता मेरी बीवी से ही चिमटी रहती थी, और आज भी वो मेरी बीवी के साथ साथ थी। मैंने लिहाफ ऊपर ओढ़ा तो गर्म लिहाफ ने बहुत आराम दिया। कुछ ही देर में मुझे नींद ने आ लिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मेरी आंख खुल गई। मेरी बीवी मुझे धक्का देकर बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रही थी। धक्के क्यों दे रही हो, आराम से घुस आओ, मैंने थोड़ा गुस्से था दिखाने के अंदाज में उसे कहा। थोड़ा सिमट लें, मैं अकेली नहीं हूँ, साइमा भी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने गर्दन से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या साइमा तुम्हारे साथ है? अभी नहीं, भगाओ इस चुड़ैल को, ये यहाँ नहीं सो सकती। वैसे भी यहाँ इतनी जगह कहाँ है, पहले से ही 4 बच्चे पड़े हुए हैं और ऊपर से हम दोनों, यहाँ कोई जगह नहीं है इसके लिए। उसे कहो कहीं और जाकर जगह ढूंढे। मैं सच में नाराज़ होते हुए कहा। मेरी बीवी ने फ़ौरन कहा अच्छा आप नाराज़ ना हो, मैं इसका कुछ और इंतज़ाम करती हूँ।
लेकिन वो चुड़ैल छलांग लगाकर चारपाई के ऊपर आ गई और बोली, दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है। कुछ देर पहले ही यही कहा था ना आपने भाईजान। और साथ ही उसने लिहाफ मुझसे खींच कर अंदर घुस आई। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ कुछ मत कहिए, बस गुजारा करना है, एक ही रात की बात है, वैसे भी हम कोई वलीमा अटेंड करने नहीं आए, मातमदारी के लिए आए हैं, कुछ मुश्किल तो बर्दाश्त करनी होगी। अब इस वक्त तक साइमा मेरे बिल्कुल छोटी बहन की ही तरह थी। मेरे वहमो गुमान में भी कभी इसके बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं आया था। वो मेरे लिए एक छोटी बच्ची ही की तरह सी थी। इसलिए मैं भी खामोश हो गया, पर बीवी से इतना कहा कि इन छोटे बच्चों को तो यहाँ से उठाकर इनकी माँओं के पास फेंक आओ। बच्चों को उनकी माँओं के साथ सुलाने के बाद मेरी बीवी भी आके उधर हमारे साथ ही लेट गई। रात काफ़ी बीत चुकी थी और सर्दी भी बहुत थी, इसीलिए लिहाफ में घुसते ही सबको नींद ने ले लिया। हमारी पोजीशन कुछ यूं थी कि मैं दाहिनी करवट पर अपनी बीवी की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और मेरी बीवी का मुंह मेरी तरफ था, जबकि साइमा मेरी बीवी के इसकी तरफ पीठ के बल सीधी लेटी हुई थी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब साइमा मेरे इतने करीब लेटी हो, बल्कि कई दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका था कि वो और दूसरे बच्चों के साथ मेरे पास लेटी हो या बैठी हो, लेकिन वो सब तो ज़्यादा देर के लिए नहीं था। और वैसे भी मेरा उसके बारे में दिमाग कभी बुरा ना हुआ था। आज भी वो हमारे साथ सोने के लिए लेट गई थी। अभी सोए हुए कोई घंटा डेढ़ गुजरा हुआगा कि मेरी आंख खुल गई। मेरा दायां हाथ उसके सर के नीचे से होता हुआ उसकी कमर पर था। उसके होंठ मेरे होंठों से तकरीबन जुड़े हुए थे। इसी कुर्ब की वजह से शायद मेरी सांसें भी बहुत बेतरतीब हो रही थी। अगरचे सोने से पहले इसके बारे में ना सोचा था, कुछ ख्याल ना किया था, लेकिन ऐसी हालत में जब आंख खुली तो खुद पर काबू बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने तो जैसे बीवी को अपनी बाहों में दबोच ही लिया, सर को थोड़ा सा झुकाकर अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। मैं सब कुछ भूल भाल कर बस उसको ठंडा करना चाहता था। जब मेरे हाथों की हरकत बढ़ी और पहले से ज़्यादा ज़ोर से की तो मेरी बीवी की भी आंख खुल गई। उसने मेरे हाथों को पकड़ते हुए मुझे खुद से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन क्या करती, जगह ही ज़्यादा ना थी कि मैं पीछे हटता। उसने इंतहाई सरगोशी में मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ उससे बाज रहूँ, लेकिन मैं तो जैसे आग में झुलस रहा था और इस आग को हर हाल में ठंडा करना चाहता था। बीवी के बार बार मना करने के बावजूद मेरे हाथ रुक नहीं रहे थे। मेरी बीवी का जिस्म भी कुछ ढीला पड़ने लगा। अगरचे वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, मगर मैं समझ गया कि आग उस तरफ भी लगी हुई है, लेकिन ज़ब्त और सब्र इंतहा की है। वो अपने किसी एक्ट से ये नहीं लगने दे रही थी कि उसकी हालत भी ख़राब हुई है। मैंने जब देखा कि उसकी हालत भी अपने जैसी कर ली है तो मैंने उसकी शलवार को नीचे करने की कोशिश की तो उसने फ़ौरन मेरे हाथ को पकड़ लिया और इंतहाई मिन्नत करते हुए सरगोशी से कहा, खुदा के लिए बाज आ जाएं, ये ना तो जगह मुनासिब है और ना ही मौका मुनासिब है। कल घर चल के जितना जी में आए कर लीजिएगा। मैंने ना पहले कभी मना किया है और ना कभी आइंदा मना करूँगी, पर खुदा के लिए आज इस वक्त खुद को कंट्रोल कर ले। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों से निकलते आंसू साफ नज़र आ रहे थे। मुझे माहौल की नाज़ुगी का अदराक हुआ, या फिर उसके मासूम इल्तिजाओं का असर, या फिर उसके खामोशी से बहते हुए आंसुओं का असर। मैं लिहाफ से निकलकर जंप मारकर चारपाई से उतरा और दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर निकल गया। मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में रहूँगा तो शायद अंदर लगी आग को काबू कर सकूँ। मैंने ख्याल हटाने के लिए कुछ आगे पीछे की चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी देर बाहर बस एक कमीज़ में ही यूं ही बैठा रहा, लेकिन मुझे सर्दी का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था। आग थी कि बुझने को नहीं आ रही थी। मैं यूं ही सर झुकाए बैठा था कि अचानक मेरे कंधे पर मुझे किसी का हाथ का लमस महसूस हुआ। मैं वैसे ही सर झुकाए बैठा रहा, लेकिन अचानक जो आवाज़ मेरी समातों से टकराई, उस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये साइमा की आवाज़ थी जो मुझसे कह रही थी, मैं ऐसे सर्दी में यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। मैंने सर घुमाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुंह से कुछ नहीं बोला।
वो मेरे सामने आकर फिर बोली, क्या बात है भाई जान, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं कुछ भी तो नहीं, मैंने थोड़े रूखे अंदाज से उसे जवाब दिया। कुछ तो है भाईजान जो आप इस तरह सर्दी में यूं बैठे हुए हैं। वो अपना बाजू मेरी गर्दन के गिर्द डालकर मेरे करीब बैठते हुए बोली। उसका कुर्ब मुझे झुलसाए दे रहा था। कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ अंदर जाकर आराम से सो जाओ, यहाँ सर्दी बहुत है और तुम बीमार पड़ जाओगी। मैंने उसे रूखी अंदाज से तकरीबन डांटते हुए कहा, नहीं लगती मुझे सर्दी और ना मैं जाऊंगी जब तक आप बताते नहीं कि बिस्तर छोड़कर आप यहाँ सर्दी में। वो मेरे साथ मज़ीद चिपकते हुए किसी ढीठ बच्चे की तरह ज़िद करने के अंदाज में बोली। मैंने भी उसका हाथ झटकते हुए मज़ीद गुस्से से कहा कि जो कह दिया कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अब जाओ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। उसका इतना करीब होना मेरे जिस्म को मज़ीद झुलसाए दे रहा था। उसका मुंह मेरे मुंह के इंतहाई करीब था। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। उसके सीने का दबाव मुझे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म जो पहले से दहक रहा था उसने अलाव की शक्ल अख्तियार कर ली, लेकिन मैं फिर भी खुद को कंट्रोल किए हुए था, जबकि साइमा किसी शैतान की तरह मेरे असाब पर हावी हो रही थी। मेरे सब्र के इस इम्तिहान में सरखुरू रहना चाहता था, लेकिन सब्र की इस दीवार को उस वक्त ज़ोर का धक्का लगा जब साइमा ने मेरे गुस्से के जवाब में मेरे गाल को चूमते हुए कहा, भाई आप मेरे साथ गुस्सा ना करें बल्कि अपनी प्रॉब्लम बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसके ये अल्फाज इतने प्यार से कहे गए थे कि मेरी आंख से आंसू बह निकले। मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोला, बस गर्दन झुकाए ज़मीन की तरफ देखे जा रहा था। बताए ना भाईजान, आप इतने परेशान क्यों हैं? एक बार फिर उसने उसी प्यार के साथ मेरे चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए पूछा, और उसी वक्त उसे मेरे बहते आंसुओं का भी एहसास हुआ। तो आप रो भी रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं आप और हरकतें बच्चों जैसी। लगता है कोई बड़ा मसला दरपेश है जो ये हालत हो रही है। आप ये ड्रामाबाजी बंद करें और अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ साफ साफ बता दें, वरना कसम से मैं भी आपसे फिर कभी बात नहीं करूँगी अगर आज आपने अपने दिल की बात नहीं बताई तो। वो मुसलसल बोले जा रही थी और मैं अजीब कश्मकश में डूबा सिर्फ उसे ही सुने जा रहा था। ये सोच मुझे पागल किए जा रही थी कि इस बेवकूफ़ लड़की से कैसे पीछा छुड़ाऊं, उसको कैसे बताऊं कि मेरी इस हालत की वजह क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसकी आवाज़ एक बार फिर मेरी समातों से टकराई। अच्छा तो फिर आप नहीं बताएंगे? आपका फ़ैसला अटल है ना? अच्छा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं भी फिर आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। साइमा ये कहते उठी थी तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसे कलाई से पकड़कर फिर अपने करीब बिठा लिया। वो बड़े तजस्सुस से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। देखो, ये बात ऐसी है कि मैं तुमसे नहीं कह सकता। आखिर में मेरी ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा हो ही गए। आखिर क्यों? साइमा ने मेरी बात ख़त्म होने ही ना दी और क्यों का सवाल फिर बीच में ले आई। भाई आप मुझे अपनी दोस्त समझे या फिर किसी भी रिश्ते की हैसियत से अपने दिल की बात कह दें। मैं उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसे ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि इसे बोल दूं या खामोश रहूं। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़कर चेक किया। मेरे इस गैर फितरी और गैर इरादी अमल पर उसे एक शदीद झटका लगा। एक ज़ोरदार झटके से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, भाईजान। मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसे कहा, तुम बाजिद थी ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करूं, यही है मेरी प्रॉब्लम। साइमा बुत बनी खड़ी थी। शायद उसे मेरी इस हरकत की मुझसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैं खुद हैरान था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, इसीलिए तुमको नहीं बता रहा था। जानता था कि ये बात तुमसे कहने वाली नहीं, लेकिन क्या करता, तुम्हारा इसरार और ज़िद्द इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द डाल कर अपने करीब करते हुए कहा। वो अभी तक साकत थी। मेरा दायां हाथ अब उसकी कमर पर था, जबकि बाएं हाथ से मैं उसका एक हाथ पकड़े हुए था। साइमा अब कुछ नहीं बोल पा रही थी, जबकि मेरी ज़ुबान अब चल पड़ी थी। मैं उसे अपनी इस हालत की वजह बता रहा था और साथ ही एक हाथ से उसकी कमर पर फेरे जा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से बदस्तूर उसका हाथ पकड़े हुए था। मैंने कहा, साइमा, मैं तो अपनी ही आग में जल रहा हूँ और ये आग मुझे झुलसाए जा रही है और मुमकिन है कि मैं इसी आग से जल कर मर जाऊँ।
साइमा सख्ते की इसी हालत में थी जबकि मैं अब अपने मन की प्यास बुझाने का इरादा कर चुका था। साइमा ने दोबारा हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। उसने मुट्ठी बंद कर ली, साथ ही मैंने दूसरे हाथ से उसकी कमर से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो थोड़ा कसमसाई, लेकिन मैंने उसे दोनों बाजुओं में भींच लिया। साइमा अब मुकम्मल मेरे बाजुओं के हिसार में थी। मैंने खुद खड़े होते हुए उसे भी ऊपर उठा लिया। मैं उसे और उस पोजीशन में ले आया कि उसका सीना मेरे सीने से चिपक गया। भाईजान प्लीज़ मत करें ऐसा, मुझे जाने दें। आखिर खौफजदा साइमा की डरी हुई आवाज़ निकल ही गई। देखो साइमा, तुमने खुद ही तो कहा था कि किसी भी रिश्ते की हैसियत से अपने दिल की बात कह दो। तुम ही तो मुझे मजबूर कर रही थी। ये कहते हुए मैंने अपने होंठ साइमा के होंठों पर रख दिए। मेरी हालत अब शायद किसी भूखे दरिंदे की सी थी। मैं बेतहाशा साइमा को चूमने और चाटने लगा, साथ ही मेरे हाथ भी उसके जिस्म पर हर जगह घूम रहे थे। साइमा की मनमनाहट मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसके बहते आंसू मैं देख रहा था, लेकिन उस वक्त उन बहते आंसुओं की मेरी नज़र में कुछ औकात नहीं थी। वो शायद अपने हाथों से मुझे रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी ज़ोर आवर नहीं थी कि मुझे रोक पाती। फिर थोड़ी देर में उसकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई। मुझे लगा कि उसके होंठ अब मेरे होंठों के ताक़ुब में हैं। उसकी टांगें जो उसने कैंची की तरह बंद की हुई थीं वो भी खुल गई, जैसे वो अब कुछ चाह रही हो। उसके हाथ जो मुझे पीछे हटाना चाह रहे थे अब मेरी कमर का मसाज कर रहे थे। साइमा लाशऊरी तौर पर इस अमल का हिस्सा बन चुकी थी और वो अब इससे मज़ा ले रही थी। वो मेरे हर अमल का भरपूर जवाब देने लगी। साइमा पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, जिससे मेरा लुत्फ़ और जुनून भी दुगना हो गया था। हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बस ज़ुबानें लड़ाए जा रहे थे और अपने हाथों से एक दूसरे के जिस्मों की पैमाइश कर रहे थे। साइमा का जिस्म इतना नरम और मुलायम था कि मेरे जी चाह रहा था कि उसके बदन पर अपने दांत गाड़ दूं। मुझे मेरी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। मैंने चूमने का अमल साइमा के होंठों से होते हुए उसके कान के गर्दन तक बढ़ा दिया और साथ ही अपने हाथों से उसकी शलवार को नीचे कर दिया। मैं खुद को हवा में उड़ता महसूस करने लगा। जिस तरह से साइमा मस्ती में बेखुद हो चुकी थी और जिस तरह से वो मेरा साथ दे रही थी, उससे मैं बखूबी अंदाज़ा कर सकता था कि वो भी इतना ही मज़ा ले रही है कि जितना मैं। अब मैं ज़्यादा वक्त गंवाना नहीं चाहता था। साइमा रोते हुए मिन्नतें करने लगी, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मैं उसकी हर मिन्नत समाजत को नज़रअंदाज करते हुए साइमा सिसक रही थी और उसकी इल्तिजाएं भी मुसलसल जारी थी। मैं भी अजीब जुनूनी हालत में था। मुझे उसका इस तरह सिसकना अच्छा लग रहा था। हम दोनों अब उन लम्हात से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैंने साइमा के कान में सरगोशी करते हुए पूछा, अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना? वो मेरे साथ चिपक कर बोली, हो तो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। उसने अब मेरी गर्दन को दोनों बाजुओं में दबोच लिया था। साइमा के मुंह से निकलने वाली मुनफरिद आवाज़, अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थीं। थोड़ी देर बाद साइमा के जिस्म में मुझे एक तनाव सा लगा और चंद ही लम्हों में मुझे उसका जिस्म ढीला पड़ता महसूस हुआ। मुझे उस कैफियत की खबर थी। कुछ देर के लिए हम यूं ही एक दूसरे से चिपके साकित खड़े रहे। जब सांसें बहाल हुईं तो मैंने देखा साइमा अब शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो रही थी और फिर हम दोनों उठकर खामोशी से अंदर चले गए।